नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल वर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया विषय क्रिया हिंदी व्याकरण में क्रिया लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, क्रिया से संबंधित कई सारे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानें कि किस प्रकार क्रिया को पहचानें। तो क्रिया को पहचानने के लिए यहाँ मैंने आपके सामने 3 चित्र दिए हैं। पहला जो चित्र है उसमें भी कोई क्रिया संपन्न हो रही है, दूसरे में भी हो रही है और तीसरे में भी कोई ना कोई क्रिया संपन्न हो रही है। तो देखने से पता लगता है कि पहले चित्र में बालक नाच रहे हैं, दूसरे में बच्चे खेल रहे हैं और तीसरे में कोई खाना खा रहा है। यानी कि नाचना, खेलना और खाना, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई क्रिया संपन्न हो रही है। आइए कुछ वाक्य के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सोनम सो रही है, किसान फसल काट रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, पिताजी खाना खा रहे हैं। यानी कि इन चारों वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया संपन्न हो रही है। यानी कि पहले वाक्य में देखिए आप, सोनम सोने का काम करे, सो रही है। दूसरे वाक्य में है किसान फसल काट रहा है, यानी कि काटने का काम चल रहा है, काटना क्रिया। बच्चा दौड़ रहा है या दौड़ने का काम संपन्न हो रहा है। पिताजी खाना खा रहे हैं, पिताजी ये खाना क्रिया है। यानी कि इन चारों वाक्यों में सोना, काटना, दौड़ना, खाना आदि क्रियाएं संपन्न हो रही है। देखते हैं आगे अब क्रिया क्या है, उसका क्या लक्षण है और उसकी क्या परिभाषा है। देखिए, यानी कि पिछले जो स्लाइड में हमने देखा, बालक खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सब क्रियाएं हैं, खेलना, खाना, कूदना। हाँ, तो इसमें लिखा है, इसकी परिभाषा देखिए कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं या वह क्रिया कहलाता है। यानी कि क्रिया की मूल परिभाषा हुई किसी कार्य के करने या होने का बोध। यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रियापद कहलाते हैं। आइए अब आते हैं धातु। तो धातु क्या है, आपने संस्कृत में पढ़ा हुआ, जैसे पठ धातु, लिख धातु। तो धातु शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि धातु क्या है। धातु है क्रिया का मूल रूप, धातु कहलाता है। यानी कि क्रिया के साथ जो ना प्रत्यय है उसको हटाने के बाद जो उसका जो मूल स्वरूप बच जाता है वो धातु रूप है। जैसे यहाँ देखिए आप, सो, खा, जा, ये क्रिया के मूल रूप हैं। यानी कि सो, खा और जा। यदि इनमें हम ना प्रत्यय लगा देंगे, यहाँ देखिए ना प्रत्यय लगा देंगे तो इनकी योग से क्रिया का सामान्य स्वरूप निर्मित हो जाता है। जैसे लिख, लिख में ना लगाएंगे बनेगा लिखना। जा में ना लगाएंगे बनेगा जाना। देख में ना लगाएंगे देखना। और आ में ना लगाएंगे आना। यानी कि लिख, जा, देख और आ, ये है क्रिया के मूल, अर्थात इन्हें धातु कहा जाता है। और इनसे ही लिखना, जाना, देखना, आना आदि सामान्य क्रिया निर्मित होती है। इसके पश्चात आते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद पढ़ेंगे, यानी कि कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर यहाँ क्रिया के भेद हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। यानी कि मुख्यतः कर्म के आधार पर हम क्रिया को 2 भागों में बांटेंगे। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। चलिए आइए अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मोहित खाना खाता है और लता गाना गाती है। यहाँ हम देख सकते हैं मोहित क्या काम कर रहा है, खाना खा रहा है, और लता गाना गा रही है। यानी कि खाना जो क्रिया संपन्न हो रही है उसको करने वाला मोहित करता है। ऐसे ही गाना जो क्रिया संपन्न हो रही है गाती है, तो गाने का काम कौन कर रहा है? लता। यानी कि ये दोनों क्रिया संपन्न हो रही है।
खाना और गाना, लेकिन बीच में जो ये खाना और गाना यानी क्या कर रहे हैं वो, मोहित तो खाना खा रहे हैं और लता गाना गाती है। तो ये खाना और गाना जो शब्द है ये कर्म है, यानी कि इसमें इन दोनों वाक्यों में कर्म की प्रधानता है। अब मोहित खाता है, ऐसे बोलने से हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या खाता है। तो जब तक हम ये खाना पद नहीं लिखेंगे या बोलेंगे नहीं तब तक ये वाक्य पूरा नहीं होगा। ऐसे ही लता क्या गाती है, गाना गाती है। तो यहाँ गाना शब्द आने पर ही ये वाक्य पूरा अर्थ दे पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये क्रियाएं, ये वाक्य हैं जो सकर्मक है। अब सकर्मक क्या है, देखिए इसको पारिभाषिक रूप से हम समझते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि जिन क्रियाओं का व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात सरल शब्दों में कहेंगे कि इन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए यहाँ मोहित खाता है, तो क्या खाता है, जब तक हम कर्म नहीं लिखेंगे तब तक ये वाक्य पूरा नहीं होगा। तो ऐसे इन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना है कि जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, देखिए ठीक है, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ देखिए उपरोक्त दोनों क्रिया कर्ता के अनुसार है। मोहित खाता है और लता गाती है, तो कुल मिलाकर के ये सकर्मक क्रिया होती है। इसके पश्चात सकर्मक क्रिया के भेद, आगे जाकर के ये दो रूप में बट जाती हैं। यानी कि कर्म के आधार पर जो सकर्मक क्रिया है उसके दो भेद हो जाते हैं। पहला भेद है एक कर्मक क्रिया। नाम से ही परिभाषा देखिए, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, यानी कि एक कर्म वाली क्रिया और दो कर्म वाली क्रिया। कैसे, देखिए आइए विस्तार से पढ़ते हैं इनको। एक कर्मक क्रिया क्या है, यानी कि जिस क्रिया का कर्म एक होता है, ध्यान रखना है, जिस क्रिया का कर्म एक होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन गाना गाता है, पहला उदाहरण। राकेश फल खाता है और हरीश पत्र लिखता है, तीन उदाहरण है। और तीनों में देखिए अपन कर्म है गाना। पहला है मोहन गाना गाता है, क्या गाता है, गाना गाता है। दूसरे में है राकेश फल खाता है, क्या खाता है, फल खाता है। और हरीश पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो यहाँ क्या लगा करके हम इसको पहचान सकते हैं, यानी कि मोहन गाता है क्या, गाना, राकेश खाता क्या है, फल, और हरीश क्या लिखता है, पत्र। तो गाना, पत्र और फल, ये जो तीन शब्द आए हैं ये तीनों इनके एक एक कर्म हैं। ठीक है, बाकी तो मोहन गाता है यानी कर्ता और क्रिया ही है, राकेश खाता है यहाँ भी कर्ता और क्रिया है, और हरीश पत्र लिखता है यहाँ भी केवल हरीश लिखता है यानी हरीश करता है और लिखता क्रिया है। तो यहाँ पर जो गाना है, फल है और पत्र है वो एक एक कर्म है, इसलिए इनको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। आगे देखिए, अब आते हैं द्विकर्मक क्रिया पर। जैसे वहाँ एक कर्म था तो यहाँ दो कर्म होंगे, यानी कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने मोहन को पुस्तक दी, तो यहाँ देखिए कर्ता ने यानी मैंने किसको, मोहन को क्या दी, पुस्तक। तो यहाँ देखिए दो कर्म है, एक तो मोहन और एक पुस्तक। इसके बाद है नीरज ने सोनिया को खिलौना दिया, तो यहाँ पहला कर्म है सोनिया, दूसरा है खिलौना। इसको देख सकते हैं अपन, मैंने मोहन को पुस्तक दी यानी कर्ता ने कर्म को क्या दिया, मतलब किसको और क्या लगा करके हम देख सकते हैं। जहाँ पर किसको और क्या का उत्तर मिल जाए वो दो कर्म होते हैं, और ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पहले उदाहरण में है ना, मोहन को क्या दिया, पुस्तक दी, ऐसे सोनिया को क्या दिया, खिलौना दिया। तो किसको और क्या लगा करके हम पहचान सकते हैं, यानी कि इन क्रियाओं में दो कर्म है, इसलिए इनको द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसके बाद अब आते हैं अन्य उदाहरण। देखिए जैसे खिलाड़ी खेलते हैं, आयशा दौड़ती है। अब यहाँ हम पहचानें कि वास्तव में इन दोनों वाक्यों में पहला वाक्य खिलाड़ी खेलते हैं, कहीं कोई कर्म है, खिलाड़ी इस वाक्य का कर्ता है और खेलते क्रिया है, खेलना क्रिया है। ऐसे आयशा करता है और दौड़ना क्रिया है, यानी कि यहाँ कर्म नहीं है,
तो जहाँ कर्म नहीं है उसके लिए कहा गया अकर्मक क्रिया, यानी क्रिया का दूसरा भेद हो गया अकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया की परिभाषा देखिए कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। सरल शब्दों में कहेंगे कि क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे दोनों वाक्यों में खेलना व दौड़ना, खेलने की क्रिया और दौड़ने की जो क्रिया संपन्न हुई है उनका फल खिलाड़ी और आयशा यानी कर्ता पर पड़ता है। यानी कि जो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती। तो यहाँ इन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो ये दोनों जो उदाहरण है ऊपर के, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो क्रिया के का जो दूसरा स्वरूप है वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। कुल मिलाकर के हमने जितना पढ़ा उससे ये सीखा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी कि पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो हम इनसे जान सकते हैं, शब्द में ही परिभाषा है कि जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती, देखिए यहाँ लिखा है सकर्मक, स का मतलब होता है सहित और अ का मतलब है नहीं है, यानी कि देखिए स से ही लगा सकते हैं, स उपसर्ग है, कर्म सहित और अकर्मक मतलब नहीं है, जिसमें कर्म नहीं होता है। तो जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक कहलाती है और जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको अपने मित्रों में लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।